हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं एक प्रिंस। आप देख रहे हैं जनता ट्यूटोरियल। हम लोग कर रहे थे आरसीसी में हम लोगों ने देखा था कि टी बीम का एनालिसिस किस तरह से होता है। उसका एनालिसिस में हम लोगों ने देखा था कि उसका मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस कैसे निकालते थे, और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी हम लोगों ने देखा था। आज के इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं स्लैब। स्लैब क्या है, स्लैब के बारे में हम लोग देखेंगे। इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। इसका सबसे पहला पार्ट होगा इंट्रोडक्शन। दूसरा पार्ट में हम लोग देखेंगे कि वन वे स्लैब का डिजाइन किस तरह से करते हैं, वन वे स्लैब का डिजाइन किस तरह से करते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कैंटिलीवर स्लैब। जो कैंटिलीवर स्लैब होता है उसका डिजाइन करते हैं। तो कैंटिलीवर स्लैब में भी वन वे और टू वे होता है। तो हम लोग को जो पढ़ना है केवल वन वे स्लैब पढ़ना है। कैंटिलीवर में केवल वन वे स्लैब पढ़ना है। इसमें हम लोग को केवल वन वे स्लैब पढ़ना है, वन वे स्लैब पढ़ना है। ये स्लैब होगा एक सिंपली सपोर्टेड का, ऐसे सिंपली सपोर्टेड, ठीक है। और जो अगला वीडियो अगला जो लेक्चर होगा इसके बाद जो टॉपिक आएगा वो होगा टू वे स्लैब का। इतना ही आपके सिलेबस में है। हालांकि ये चैप्टर बहुत बड़ा है, लेकिन हम लोग उतना ही देखेंगे जितना हम लोग का जरूरत है, जितना आपसे आप लोग का एग्जाम में काम चल जाएगा। एसएससी वगैरह में उतना से आपको काम चल जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा एसएससी वगैरह में अगर आपसे सवाल आता है तो बहुत ज़्यादा सवाल आता है आपका आईएएस कोड से। आपका जो आईएएस कोड है 456 2000, यहाँ से बहुत ज़्यादा सवाल उठाता है। या तो एसएससी का बात कहिए, या फिर गेट का बात कहिए, या फिर ईएस का बात कहिए, सबसे ज़्यादा सवाल यहीं से उठाता है। और कुछ कॉन्सेप्ट होता है आरसीसी का। आरसीसी का बीम का होगा, टी बीम का होगा, स्लैब का होगा, कॉलम का होगा, फुटिंग का होगा। तो उसका हम लोग देखेंगे। कुछ का देखे हैं और कुछ का भी देखेंगे। तो ये आईएएस 456 का कुछ प्रोविजन होगा, वो भी हम लोग देख लेंगे। और फिर अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं इसका इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में क्या हम लोग देखेंगे, आखिर स्लैब क्या है ये चीज जानेंगे। कितने तरह का स्लैब होता है, उसका क्लासिफिकेशन क्या है, किस स्लैब को जो क्लासिफिकेशन होगा वो स्लैब का डेफिनेशन देखेंगे। और डेफिनेशन देखने के बाद हम लोग देखेंगे कुछ आईएएस कोड का प्रोविजन देखेंगे। उसके बाद हम लोग वन वे स्लैब में आएंगे, डायरेक्ट उसका स्टेप्स देखेंगे डिजाइन का, और उस पर एक न्यूमेरिकल बेस्ड देखेंगे। कैंटिलीवर में भी वही काम करेंगे, टू में भी वही स्टेप्स, उसके बाद न्यूमेरिकल। बस यही चीज हम लोग देखने वाले हैं। चलिए, तो स्लैब में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आखिर स्लैब में पहले पढ़ने से पहले, इसका इंट्रोडक्शन देखने से पहले हम लोग ये जानते हैं कि आखिर स्लैब होता क्या है। स्लैब क्या होता है। स्लैब का अगर हम केवल नॉर्मल लैंग्वेज में बोले तो स्लैब जो आपका जो छत होता है वही आपका स्लैब है। जैसे अगर आपका कॉलम कुछ इस तरह से है, यहाँ पे एक कॉलम है, यहाँ पे एक कॉलम है, तो इस तरह का जो सेक्शन आप देखते हैं कॉलम के ऊपर, यहाँ पर एक कॉलम है, कुछ इस तरह का यहाँ पर कॉलम होगा। तो ये जो आपका सेक्शन जो दिख रहा है, ये वाला जो सेक्शन, यही आपका स्लैब है। ये वाला पोर्शन, ये जो आपका स्लैब का थिकनेस दिख रहा है, ये स्लैब है आपका। ये पूरा एरिया, ये पूरा जो ऊपर का जो एरिया दिख रहा है, ये पीछे वाला कॉलम था, तो ये तो सामने से दिखेगा ना, इसको मिटा देते हैं। हाँ, तो जो ऊपर वाला जो आपको दिख रहा है, ऊपर वाला जो पोर्शन दिख रहा है, ये जो कॉलम आएगा नीचे से, ये तो इस तरह से आएगा। तो ऊपर वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है रेक्टेंगुलर टाइप का एकदम, ये जो आपका रेक्टेंगुलर क्यूबॉइड टाइप का जो दिख रहा है, इसका जो डेप्थ है, ये लेंथ हुआ, ये ब्रेथ हुआ, ये वाला जो पोर्शन है ब्रेथ हुआ, ये जो हुआ डेप्थ हुआ, ये जो हुआ लेंथ हुआ। तो यहाँ पर जो डायमेंशन आपको हम दिखा रहे हैं, यही आपका स्लैब है। ये जो अपर वाला पोर्शन है स्लैब, यही तो छत है मेरा। छत को ही हम लोग स्लैब बोलते हैं। तो आखिर ये स्लैब कहते किसको है, इसका मेन डेफिनेशन क्या है। तो पहले बीम पे चलते हैं। बीम आप लोगों ने पढ़ा होगा तो उसमें देखा होगा कि बीम का सेक्शन कुछ इस तरह से होता था। ये इसका लेंथ जाता था इस तरह से, इस तरह से लेंथ जाता था। ये अगर मान लीजिए कहीं तक अगर जाना है तो वहां जितना लेंथ रहेगा उस तरह से जाता था। तो यही मेरा बीम होता था। ये मेरा बी होता था, ये डी होता था, और ये एल होता था, लेंथ होता था। तो क्या था इसमें
कि बी और डी स्मॉलर था, जबकि लेंथ जो था वो बहुत ज्यादा था। बी डी के कंपेयर में लेंथ ज्यादा था, यानी कि इसका एक डायमेंशन ज्यादा था, एक डायमेंशन प्रीडोमिनेंट था। यहां पर स्लैब में क्या होता है कि स्लैब में आपका टू डायमेंशन प्रीडोमिनेंट होता है, बाकी जो होता है एक डायमेंशन। जैसे आपका ये ब्रेथ हुआ, इसको अगर आप ब्रेथ करते हैं तो ये ब्रेथ हुआ, अगर ये लेंथ हुआ तो आपका जो थिकनेस है वो बहुत कम होता है, यानी कि ये टू डायमेंशन में ज्यादा होता है और एक डायमेंशन इसका बहुत ही कम होता है, यानी कि एक डायमेंशन इसका बहुत ही ज्यादा स्मॉलर होता है। इसी सेक्शन को हम लोग बोलेंगे कि ये वाला जो सेक्शन ऊपर वाला है यही मेरा स्लैब है। तो स्लैब का डायमेंशन देख लिए। ये डिजाइन किस चीज के लिए करते हैं, जनरली जब इस पे लोड लगता है, जब ये लोड लगेगा, अगर हम स्लैब का सेक्शन देखें, प्लान देखते हैं, तो ये प्लान अगर इस तरह से होता है, ऊपर से लोड लगेगा, तो सबसे ज्यादा इसमें चांस होता है बेंडिंग आने का। अब बेंडिंग का जानते हैं हम लोग, जब बेंडिंग आता है तो किस चीज के लिए डिजाइन करते हैं, सबसे पहले उसके लिए फ्लेक्सर के लिए डिजाइन करते हैं, फ्लेक्सर के लिए, यानी कि लिमिट स्टेट ऑफ फ्लेक्सर के लिए हम लोग इसका डिजाइन करेंगे। सबसे ज्यादा चांस आता है इसमें बेंडिंग होने का। हालांकि शियर भी आएगा, टॉर्सन भी आएगा, सब चीज आएगा, लेकिन हम लोग सबसे ज्यादा जो मेनली जो डिजाइन किया जाता है स्लैब फ्लेक्सर के लिए डिजाइन किया जाता है। शियर भी चेक करेंगे हम लोग इसमें, डेवलपमेंट लेंथ भी चेक करेंगे, डिफ्लेक्शन कंट्रोल सब चीज चेक करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम लोग का सबसे ज्यादा जो स्लैब डिजाइन करते हैं वो फ्लेक्सर के लिए डिजाइन करते हैं। ठीक है, तो ये हुआ आपका स्लैब का इंट्रोडक्शन। स्लैब में देखते हैं कि क्या इसका क्लासिफिकेशन क्या क्या। चलिए तो हम लोग क्लासिफिकेशन देखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ स्लैब, तो क्लासिफिकेशन ऑफ स्लैब में हम लोग किस किस बेस्ड पे, तो पहला है बेस्ड ऑन शेप ऑफ स्लैब। तो पहला है आपका बेस्ड ऑन शेप ऑफ स्लैब। तो बेस्ड ऑन शेप ऑफ स्लैब में आपका किस किस शेप का हो सकता है स्लैब, तो पहला इसमें आता है आपका रेक्टेंगुलर स्लैब। रेक्टेंगुलर स्लैब आ सकता है। दूसरा हो सकता है आपका ये स्लैब आपका सर्कुलर भी हो सकता है, सर्कुलर हो सकता है आपका, ये ट्रायंगुलर भी हो सकता है, और एनी अदर पॉलीगन जो शेप होता है उस तरह का भी स्लैब हो सकता है। आप लोगों ने देखा होगा, जनरली आपको नॉर्मली आपको देखने के लिए मिल जाता होगा, यहाँ पर लिख सकते हैं और एनी अदर पॉलीगॉन शेप का हो सकता है। ठीक है, तो ये हुआ पहला बेस्ड पे। दूसरा बेस्ड पे देखते हैं हम लोग। दूसरा बेस्ड आता है बेस्ड ऑन बेंडिंग बिहेवियर। बेस्ड ऑन बेंडिंग बिहेवियर के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो बेंडिंग बिहेवियर के हिसाब से आपका स्लैब को दो भाग में क्लासिफाई किया गया है। पहला है आपका वन वे स्लैब और दूसरा है टू वे स्लैब। टू वे स्लैब, तो वन वे स्लैब क्या है, टू वे स्लैब क्या है। इधर तो आप लोगों ने देखा होगा कि अगर शेप उसका रेक्टेंगुलर है तो रेक्टेंगुलर स्लैब होगा, सर्कुलर होगा तो सर्कुलर स्लैब होगा। अगर ट्रायंगुलर होता है उसका शेप, यानी कि उसका अगर प्लान ट्रायंगुलर होता है तो वो ट्रायंगुलर स्लैब होगा, या फिर एनी अदर पॉलीगॉन शेप का हो सकता है। तो यहाँ पर आता है कि जब बेंडिंग बिहेवियर के हिसाब से हम लोग देखते हैं तो दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। पहला पार्ट है वन वे स्लैब और दूसरा पार्ट है टू वे स्लैब। तो वन वे स्लैब आखिर है क्या, किसको कहते हैं हम लोग वन वे स्लैब। तो देखिए, अगर आपका स्लैब कुछ इस तरह से हम बनाते हैं, ये आपका स्लैब का प्लान हुआ, स्लैब का ये प्लान हुआ, दोनों तरफ से वाल पे सपोर्टेड है, मान के चलिए चारों तरफ से वाल पे सपोर्टेड है। तो अगर एक डायरेक्शन में ज्यादा डिफ्लेक्शन हो रहा है, यानी कि बेंडिंग एक डायरेक्शन में अगर ज्यादा हो रहा है तो उसको बोलते हैं वन वे स्लैब। यानी कि इसमें वन डायरेक्शन में बेंडिंग जो होगा वो ज्यादा होगा, यानी प्रेडोमिनेंट होगा। सबसे ज्यादा डायरेक्शन इधर अगर बेंडिंग होता है तो इधर मान के चलिए कुछ कम होता है, जैसे इधर इतना ही हुआ बेंडिंग, इधर मैक्सिमम जो डेल्टा मैक्स हुआ, इधर जो डेल्टा मैक्स हुआ, तो डेल्टा वन मैक्स कर दीजिए, उसको डेल्टा टू मैक्स कर दीजिए, तो डेल्टा वन मैक्स इज ग्रेटर देन डेल्टा टू मैक्स। ठीक है,
अगर एक डायरेक्शन में ज्यादा डिफ्लेक्शन हो रहा है, बहुत ज्यादा डिफ्लेक्शन हो रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे वन वे स्लैब, यानी कि डिफ्लेक्शन कहाँ के कारण आ रहा है, बेंडिंग के कारण। इस पर जो लोड लगेगा, जो इस पर लोड लगेगा उसके कारण जो डिफ्लेक्शन आ रहा है वन डायरेक्शन में प्रीडोमिनेंट है, तो उसको बोलेंगे वन वे स्लैब। अगर दोनों डायरेक्शन में लगभग आपका बराबर है, दोनों डायरेक्शन में अगर आपका लगभग बराबर है, यानी कि थोड़ा बहुत आगे पीछे है, तो उसको बोलेंगे टू वे स्लैब। इसका क्राइटेरिया है कि वन वे स्लैब का क्राइटेरिया है कि अगर, इसको हम लोग बाद में देखते हैं, क्या बोलेंगे कि अगर एक डायरेक्शन में ज्यादा हो रहा है तो वन वे स्लैब, अगर दोनों डायरेक्शन में लगभग बराबर है या फिर उस कंपेरेबल है, मतलब कि बहुत ज्यादा ऊपर नीचे, बहुत कम ऊपर नीचे हो रहा है, तो उसको बोलेंगे टू वे स्लैब। चलिए, तो आपका तीसरा जो आता है, तीसरा टाइप का जो आता है, इसमें आता है बेस्ड ऑन लोडिंग कंडीशन। बेस्ड ऑन लोडिंग कंडीशन, लोडिंग कंडीशन। तो लोडिंग कंडीशन के बेस्ड पे अगर आप स्लैब को क्लासिफाई कर रहे हैं, तो पहला होता है सब्जेक्टेड टू यूडीएल, यानी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, या दूसरा होगा आपका सब्जेक्टेड टू कॉन्सेंट्रेटेड लोड। कॉन्सेंट्रेटेड लोड, इसको हम लोग बोल सकते हैं पॉइंट लोड। ठीक है। तीसरा आपका आएगा कॉन्सेंट्रेटेड लोड के बाद आता है सब्जेक्टेड टू यूवीएल। यूवीएल का मतलब आप समझ रहे होंगे कि यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। तो ये चीज होता है अगर लोडिंग कंडीशन की बात कहें तो। अगर चौथा बेस्ड आता है कि बेस्ड ऑन सपोर्टिंग कंडीशन। तो बेस्ड ऑन सपोर्टिंग कंडीशन करने का मतलब हुआ कि आपका जो स्लैब है किस पे बेस्ड है, या फिर सॉरी किस पे सपोर्टेड है। तो अगर वॉल पे सपोर्टेड है तो बेस्ड सपोर्टेड ऑन वॉल, वो कॉलम पे सपोर्टेड है सपोर्टेड ऑन स्लैब कॉलम। पहला इसमें आता है सपोर्टेड ऑन वॉल, दूसरा आएगा सपोर्टेड ऑन बीम्स। अगर बीम पे सपोर्टेड है तो बीम्स सपोर्टेड ऑन बीम स्लैब होगा। अगर ये कॉलम पे सपोर्टेड है तो सपोर्टेड ऑन कॉलम। ये कॉलम पे सपोर्टेड हो गया। तो तीन तरह से इस तरह से क्लासिफाई गया। पहला वॉल पे सपोर्टेड है, दूसरा बीम पे सपोर्टेड है, और तीसरा कॉलम पे सपोर्टेड है। अगला जो आता है बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन पे आता है। तो बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में क्या हुआ, पहला होता है उसमें हम लोग देखेंगे देखिए यहां पर आता है बेस्ड ऑन टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो इसमें पहला आता है आपका सॉलिड स्लैब। सॉलिड स्लैब, तो सॉलिड स्लैब क्या होता है, जनरली जो आप लोग गांव वगैरह में देखते होंगे या फिर टाउन वगैरह में देखते होंगे, तो जो स्लैब आप लोग अपने चारों तरफ देख रहे हैं यही सॉलिड स्लैब है, यही आपका सॉलिड स्लैब है। और फ्लैट स्लैब इसके बाद आता है एक फ्लैट स्लैब। फ्लैट स्लैब क्या होता है, तो जो स्लैब आपका कॉलम पे सपोर्टेड है उसको हम लोग बोलते हैं फ्लैट स्लैब। फ्लैट स्लैब किस तरह का होता है, जैसे अगर आपका मान लीजिए कि ये आपका स्लैब है, ये स्लैब हुआ, तो यहां पर क्या होता है कि एक ड्रॉप पैनल दिया जाता है। इस स्लैब में क्या होता है कि एक ड्रॉप पैनल दिया जाता है कभी कभी। इसमें एक हाँ, तो आपका दूसरा है फ्लैट स्लैब। फ्लैट स्लैब में अगर मान लीजिए कि ये आपका स्लैब है, ये वाला पोर्शन आपका स्लैब है, तो इसको सपोर्टेड करने के लिए दिया जाता है ये, इसको हम लोग बोलते हैं ड्रॉप पैनल। ड्रॉप पैनल। और ये वाला जो पोर्शन आपको ट्रैपर्ड वाला पोर्शन देखो जो दिख रहा है, ये वाला पोर्शन, इसको हम लोग बोलते हैं कॉलम कैपिटल। कॉलम कैपिटल। और ये आपका कॉलम हुआ, ये जो आपका हुआ मेन कॉलम हुआ।
तो इस तरह का अगर स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे फ्लैट स्लैब। और एक बात याद रखें कि हमेशा जो होता है फ्लैट स्लैब एज अ टू वे स्लैब बिहेव करता है, एज अ टू वे स्लैब, टू वे स्लैब बिहेव करता है हमेशा। जो स्लैब होगा हमेशा टू वे स्लैब बिहेव करेगा। और तीसरा आता है इसमें, एक तो था बेस्ड ऑन टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन के हिसाब से, पहला था सॉलिड स्लैब, दूसरा था फ्लैट स्लैब, तीसरा आता है सॉलिड स्लैब विथ ओपनिंग। अगर सॉलिड स्लैब में अगर ओपनिंग दे देते हैं तो वो सॉलिड स्लैब विथ ओपनिंग। ये हुआ आपका क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन में हम लोग को पढ़ना क्या है, इतना जो स्लैब हम बता दिया, हम लोग को क्या पढ़ना है। तो एक जो हम पढ़ाए थे बेंडिंग बिहेवियर के हिसाब से वो था वन वे स्लैब और टू वे स्लैब। और तीसरा चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं वो वन वे स्लैब टू वे स्लैब पढ़ने वाले हैं सॉलिड स्लैब में। यानी कि हम लोग को मेन पढ़ना है सॉलिड स्लैब। और वो सॉलिड स्लैब में कौन कौन सा स्लैब पढ़ना है, पहला कि वो आपको वन वे पढ़ना है, और दूसरा कि आपको टू वे स्लैब पढ़ना है। एक और स्लैब वन वे में पढ़ना है। वन वे वाला में दो केस पढ़ना है, एक तो आपका सिंपली सपोर्टेड के केस में पढ़ना है, एक कैंटिलीवर के केस में पढ़ना है, कैंटिलीवर के केस में पढ़ना है। तो दोनों चीज हम लोग देख लेंगे, सिंपली सपोर्टेड और कैंटिलीवर, और एक देख लेंगे हम लोग टू वे स्लैब। तो हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन पढ़े थे कि एक था बेंडिंग बिहेवियर के हिसाब से, बेंडिंग बिहेवियर के हिसाब से आपका जो स्लैब था वो कौन सा स्लैब था, बेंडिंग बिहेवियर। बेंडिंग बिहेवियर के हिसाब से इस पे जो बेस्ड तो आपका जो स्लैब था वो पहला स्लैब था वन वे स्लैब, वन वे स्लैब। तो इसका हम लोग देखेंगे वन वे स्लैब कहते किसको है और इसका क्या क्या क्राइटेरिया, हम लोग कैसे पहचानेंगे कि स्लैब वन वे है। वन वे की तरह डिजाइन करना है। जब आपको स्लैब दिया हुआ रहेगा तो ये नहीं कहेगा आपको कि ये स्लैब वन वे है, आप वन वे स्लैब डिजाइन कीजिए। उसका क्राइटेरिया है, अगर क्राइटेरिया फुलफिल करता है तो हम लोग जान जाएंगे कि वन वे स्लैब है और वन वे स्लैब की तरह डिजाइन कर देंगे। अगर क्राइटेरिया वन वे का नहीं फुलफिल करता है तो टू वे का चेक करेंगे, अगर टू वे का फुलफिल कर रहा है तो समझेंगे कि वो टू वे स्लैब है और टू वे स्लैब की तरह डिजाइन करेंगे। तो पहला है आपका वन वे स्लैब कहते किसको है, तो इसमें पहला होगा कि जो आपका वन वे स्लैब में जो बेंडिंग होगा, हमने अभी बताया कि वन डायरेक्शन में प्रीडोमिनेंट होगा। यानी कि पहला पॉइंट होगा कि बेंडिंग डोमिनेटिंग इन वन डायरेक्शन एज कंपेयर्ड टू ऑर्थोगोनल अदर ऑर्थोगोनल डायरेक्शन। ठीक है, इसमें क्या होगा कि आपका बेंडिंग एक डायरेक्शन में ज्यादा होगा। जैसे अगर आप हम देखते हैं हम लोग कि ये अगर आपका स्लैब है, देखिएगा यहां अगर आपका स्लैब दिया गया है, ठीक है, ये आपका स्लैब है, चारों तरफ सपोर्टेड है, वाल या कॉलम बीम जो कहिए, बीम या वाल ही हो सकता है। यहाँ पे अगर चारों तरफ से सपोर्टेड है, ठीक है, सपोर्टेड है, तो आपका ये सपोर्टेड है। यहां पर हम मान रहे हैं कि यहां पर जो आपका बेंडिंग आया है कुछ इस तरह का बेंडिंग आया है, ठीक है, यहां पर जो बेंडिंग आएगा कुछ इस तरह का आएगा। तो यहां हुआ डेल्टा वन, इसको जो हम लोगों ने माना, इसको हम लोगों ने माना डेल्टा टू। तो यहां पर जो वन वे स्लैब में हम कर रहे हैं कि वन वे स्लैब में जो आपका बेंडिंग आएगा वन डायरेक्शन में ज्यादा आएगा, यानी कि हम यहां पर करेंगे डेल्टा वन इज ग्रेटर देन डेल्टा टू। तो अगर ऐसा हो रहा है तो हम लोग मानेंगे कि वन वे स्लैब है। लेकिन हम लोग को ये बेंडिंग पता कैसे चलेगा कि भाई डेल्टा वन कैसे है, डेल्टा टू कितना आया, डेल्टा वन कितना आया, तो हम लोग कैसे कंपेयर करेंगे। तो इसको चेक करने के लिए, वन वे स्लैब चेक करने के एक और क्राइटेरिया है कि आपका जो एक रेशियो दिया गया है, रेशियो को बोलते हैं हम लोग एस्पेक्ट रेशियो, यानी कि जो रेशियो है लॉन्गर स्पैन बाय शॉर्टर स्पैन,
जो रेशियो दिया गया है इस मान के चलिए यहां पर अगर आपका लॉन्गर स्पैन ये है एल वाई, शॉर्टर स्पैन है एल एक्स, तो अगर एल वाई बाई एल एक्स का रेशियो, एल वाई बाई एल एक्स का रेशियो अगर ग्रेटर देन 2 हो तो इसको हम लोग बोलेंगे वन वे स्लैब। समझ में आया? अगर एल वाई यानी कि लॉन्गर स्पैन बाई शॉर्टर स्पैन का अगर रेशियो जो आ रहा है 2 से ज्यादा आ रहा है तो हम लोग बोलेंगे कि ये आपका जो स्लैब आया ये वन वे स्लैब है। हम लोग यहां से चेक कर सकते हैं, स्लैब का आपका स्पैन दिया हुआ रहेगा। अगर मान के चलिए कि यहां पर कहता है कि जो स्लैब का जो सेक्शन दिया गया है ये 10x3 है, ठीक है, 10x3, तो इसमें तो आपको पता नहीं कर सकते हैं कि एल वाई कौन है एल एक्स कौन है, तो आप में इसमें यहां पर चेक करना है कि बड़ा कौन है छोटा कौन है। तो लॉन्गर स्पैन क्या हुआ 10 हुआ और शॉर्टर स्पैन 3 हुआ, तो 10/3 का रेशियो 3 पॉइंट समथिंग आएगा, तो क्या हुआ मोर देन 2 हुआ, तो ये स्लैब वन वे स्लैब आएगा। ठीक है, तो ये वन वे स्लैब होगा, यानी कि जो बेंडिंग होगा ये एक डायरेक्शन में ज्यादा होगा। तो यहां से हम लोग चेक करेंगे अगर एल वाई बाई एल एक्स का रेशियो मोर देन 2 है तो ये वन वे स्लैब आएगा। अगर लेस देन 2 होता तो टू वे स्लैब होगा, मोर देन 2 है तो वन वे स्लैब है। ठीक है, उल्टा होता है, अगर एल वाई बाई एल एक्स का रेशियो ग्रेटर देन 2 है तो ये वन वे हुआ, अगर लेस देन 2 होता या इक्वल टू 2 होता तो ये टू वे स्लैब होता। तो टू वे स्लैब का जब हम पढ़ेंगे तब हम लोग उसका क्राइटेरिया चेक करेंगे। तीसरा पॉइंट कहता है आपका कि अगर ये जो सपोर्टेड है, ये जो स्लैब बना है यहाँ पर एक स्लैब देखिए अगर सपोर्टेड है, यहाँ पर चारों तरफ से सपोर्टेड है, ये जो फिगर बना है इसमें चारों तरफ सपोर्टेड है, ये वाला पोर्शन भी सपोर्टेड है, ये वाला पोर्शन भी सपोर्टेड है, ये वाला भी पोर्शन सपोर्टेड है, ये वाला पोर्शन सपोर्टेड है। ठीक है, तो हम लोगों ने इसमें चेक किया कि अगर एल वाई बाई एल एक्स का रेशियो मोर देन 2 है तो वन वे स्लैब होगा। अगर केवल दो तरफ ही सपोर्टेड होता, अगर ये केवल ये वाला रीजन और ये वाला रीजन दो तरफ ही सपोर्टेड होता तब हम इसको कैसे चेक करते हैं, तो दो तरफ से अगर सपोर्टेड है तो आंख मूंद के इसको कह दीजिए कि ये वन वे स्लैब है। अगर यानी कि सपोर्टेड व्हेन सपोर्टेड एट अपोजिट एज तो जो स्लैब होगा हमेशा वो वन वे स्लैब होगा, वन वे स्लैब होगा, चाहे इसका डायमेंशन कुछ भी हो, इसका डायमेंशन कुछ भी हो। लिखेंगे यहां पर कि इररेस्पेक्टिव ऑफ इट्स डायमेंशन। ठीक है, अगर दो तरफ सपोर्टेड है तो उसको आंख बंद करके कह दीजिए कि वन वे स्लैब है, चाहे उसका डायमेंशन कुछ भी हो। अगर लेस एल वाई बाई एल एक्स का रेशियो अगर आप चेक करते हैं यहाँ पर, अगर एज सपोर्टेड है दो ही तरफ, एल वाई एल एक्स का रेशियो 2 आता है, लेस देन 2 आता है, तभी इसको कहें कि वन वे स्लैब है। क्यों? क्योंकि केवल दो तरफ सपोर्टेड है। अगर जाहिर सी बात है अगर इस पर लोड लगाइएगा तो आप देख रहे हो कि इधर डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा, क्योंकि इधर सपोर्ट नहीं है, तो ये वाला पोर्शन ज्यादा डिफ्लेक्ट करेगा, इधर वाला कम करेगा। तो वन डायरेक्शन में अगर डिफ्लेक्शन ज्यादा आ रहा तो इसको हम लोग बोलते हैं वन वे स्लैब। ठीक है, तो डायरेक्शन कुछ भी हो, अगर अपोजिट एज पे सपोर्टेड है और दो जो सामने वाला दो एज जो बच रहा है उसमें सपोर्टेड नहीं है तो इसको हम लोग बोलेंगे वन वे स्लैब है। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट आता है वन वे स्लैब में। इसी तरह से अब टू वे स्लैब में हम लोग देखेंगे किस तरह से उसका पॉइंट आता है। हाँ, यहाँ पर हम लोग अब देखते हैं कि टू वे स्लैब किसको बोलते हैं। तो ये हुआ आपका टू वे स्लैब। तो टू वे स्लैब का क्या केस है कि पहला केस तो हुआ कि हम लोग देखे कि ये अगर वन वे स्लैब था तो बेंडिंग वन डायरेक्शन में ज्यादा होता था, बहुत ज्यादा होता था, तो उसको हम लोग बोले थे वन वे स्लैब। टू वे स्लैब में क्या बोला हमने कि व्हेन बेंडिंग इज कंपेरेबल इन टू ऑर्थोगोनल डायरेक्शन। ऑर्थोगोनल डायरेक्शन कहने का मतलब है कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो अगर मान लीजिए कि आपका स्लैब ये है, सपोर्टेड है इस तरह से, सपोर्टेड हो गया, तो अगर दोनों तरफ का जो डिफ्लेक्शन आ रहा है, यहां पर जो डिफ्लेक्शन आ रहा है वो लगभग आपका बराबर या थोड़ा बहुत उसका थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि ये टू वे स्लैब है। ठीक है,
ये हुआ अगर डेल्टा वन, ये जो डिफ्लेक्शन आपको दिख रहा है मैक्सिमम डिफ्लेक्शन डेल्टा वन, ये डिफ्लेक्शन अगर डेल्टा टू है, तो ये डेल्टा वन और डेल्टा टू बहुत ज्यादा वेरी नहीं कर रहा है, बहुत कम वेरी कर रहा है, इस तरह से वेरी कर रहा है कि आगे देखते हैं कि डेल्टा टू और डेल्टा टू ज्यादा वेरी नहीं कर रहा है, तो उसको हम बोलेंगे 2a स्लैब। तो इसके लिए हम लोग एक और क्राइटेरिया देखते हैं कि अगर Ly बाई एल एक्स यानी कि लॉन्गर स्पैन बाई शॉर्टर स्पैन, यानी कि Ly बाई एल एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 2 होता है, तो इसको हम लोग बोलेंगे कि ये 2a स्लैब है। हमने यहाँ पर बोला कि डेल्टा वन और डेल्टा टू बहुत ज्यादा वेरी नहीं करेगा, तो उसको बोलेंगे 2a स्लैब। लेकिन पहले तो पता करना पड़ेगा ना कि डेल्टा वन क्या है, डेल्टा टू क्या है, तो इसको लोग पता नहीं कर सकते हैं। तो जब पता नहीं कर सकते हैं तो एक यहाँ पर रेशियो दिया गया है, इसी रेशियो को हम लोग बोलते हैं, ये वन में भी था, तो इस रेशियो को हम लोग बोलते हैं जनरली एस्पेक्ट रेशियो, एस्पेक्ट रेशियो। तो ये जो रेशियो दिया गया है, ये रेशियो Ly बाई एल एक्स का रेशियो लेस देन और इक्वल टू 2 होगा, तब ये 2a स्लैब होगा। और Ly कौन है, ये लॉन्गर स्पैन Ly हुआ और ये शॉर्टर स्पैन Lx हुआ। अगर ऐसा है तो इसको हम लोग बोलेंगे 2a स्लैब। तो एक और पॉइंट था 1way स्लैब में, जिस तरह से इसमें भी होगा कि उसमें हम लोगों ने बोला था कि अगर सपोर्टेड ऑन अपोजिट डायरेक्शन है, मतलब कि दो इंड पर ही, दो फेस पर ही, दो एज पर ही सपोर्टेड है अपोजिट डायरेक्शन में, तो उसको हम लोगों ने बोला कि 1way स्लैब है। तो 2way स्लैब जो होगा हमेशा, इसका क्या मतलब हुआ कि जो 2way स्लैब होगा, 2way स्लैब ये हमेशा 4 एज पर सपोर्टेड होगा, 4 एज सपोर्टेड होगा, 4 एज सपोर्टेड होगा, यानी कि 2way स्लैब जो होगा हमेशा चारों तरफ से सपोर्टेड होगा। और 1way स्लैब जो होगा वो हमेशा वो दोनों चारों तरफ से भी सपोर्टेड हो सकता है, या 2way तरफ से भी सपोर्टेड होगा। लेकिन अगर दो तरफ से अगर सपोर्टेड है तो हमेशा 1way स्लैब होगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए तो हमेशा 1way स्लैब होगा। अगर चारों तरफ से सपोर्टेड है तो हम लोग चेक करेंगे Ly बाई एल एक्स का रेशियो, अगर Ly बाई एल एक्स ग्रेटर देन 2 होता है तो 1way स्लैब होगा, अगर लेस देन और इक्वल टू 2 होता है तो 2way स्लैब होगा। तो यहां से आप लोग 1way स्लैब और 2way स्लैब चेक कर सकते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले जब स्लैब का डिजाइन कीजिएगा तो पहले यही चीज चेक करना पड़ेगा कि आपका Ly बाई एल एक्स का रेशियो जो है वो लेस देन 2 है और फिर ग्रेटर देन 2 है। अगर लेस देन 2 होता है तो 2way स्लैब की तरह डिजाइन करेंगे, और ग्रेटर देन 2 होता है तो 1way स्लैब की तरह डिजाइन करेगा। और 1way स्लैब का हम लोग स्टेप्स दे देंगे, आपको बता देंगे, उस तरह से आपको डिजाइन करना होगा। ठीक है, तो यहां से आप लोग पहचाना सीख गए कि कैसे 1way स्लैब पहचानेंगे और कैसे 2way स्लैब पहचानेंगे। तो एक और हमने बताया था कि टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन के हिसाब से 3 तरह से स्लैब को क्लासीफाई किया गया था। स्लैब एक सॉलिड स्लैब था, जो कि हम लोग पूरा जो पढ़ने वाले हैं सॉलिड स्लैब पढ़ने वाले हैं। सॉलिड स्लैब में ही आता है आपका 1way स्लैब, 2way स्लैब, कैंटिलीवर स्लैब, जो जनरली आप लोग जो देख रहे हैं वो सॉलिड स्लैब ही है। तो एक और इसमें स्लैब क्वेश्चन पूछता है, जनरली ऑब्जेक्टिव में पूछता है, फ्लैट स्लैब। तो फ्लैट स्लैब क्या होता है, तो अगर कोई स्लैब अगर सपोर्टेड है डायरेक्टली कॉलम पे, when the slab is supported directly on column, जब जहां पर आप स्लैब देखिएगा कि कॉलम पे सपोर्टेड है तो वो होगा आपका फ्लैट स्लैब। तो फ्लैट स्लैब ये हो सकता है, अभी जो हमने फिगर बताया था कि इस तरह का स्लैब होता है, नीचे जो होता है एक ड्रॉप पैनल दिया जाता है, ये एक ड्रॉप पैनल दिया जाता है, ठीक है, ये आपका स्लैब हुआ। इस पोर्शन को हमने कहा कि ये ड्रॉप पैनल है, ये है आपका कॉलम कैपिटल, ये जो हुआ आपका मेन आपका कॉलम हुआ। तो जब इतना चीज का जो आप लोग ये जो स्लैब आप देख रहे हैं, यही स्लैब को हम लोगों ने बोला कि ये फ्लैट स्लैब है। क्यों बोला भाई, तो ये जो स्लैब है ये कॉलम पे सपोर्टेड है, जिसमें हम लोग ड्रॉप पैनल दिया है और पंचिंग शियर दिया था। तो जरूरी नहीं है कि ड्रॉप पैनल और पंचिंग शियर दिया ही जाए, ये जब हैवी लोड होता है तब दिया जाता है। ड्रॉप पैनल जो कैपिटल कॉलम कैपिटल दे रहे हैं, ये क्यों देते हैं, तो ये जनरली जब हम लोग जब फ्लैट स्लैब डिजाइन करते हैं तो हम लोगों ने बोला कि स्लैब जब डिजाइन करें तो
फ्लेक्सर के लिए डिजाइन कर रहे थे, मेनली फ्लेक्सर के लिए डिजाइन करते हैं। लेकिन जब फ्लैट स्लैब जब डिजाइन करते हैं वो मेनली आप पंचिंग शियर को रोकने के लिए, फॉर प्रोटेक्टिंग पंचिंग शियर, पंचिंग शियर को रोकने के लिए हम लोग ये ड्रॉप पैनल या फिर ये जो आप कॉलम कैपिटल दे रहे हैं ये इस प्रोवाइड करवाते हैं इसको रोकने के लिए। पंचिंग शियर है क्या, जैसे अगर मान लीजिए कि दोनों तरफ से अगर लोड लग रहा है तो ये क्या होगा, ये रिएक्शन कुछ इस तरह से देगा, तो ये इधर की ओर बेंट हो जाएगा, ये इधर की ओर बेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो शियर होगा, मतलब कि ये एक सेक्शन देखें तो ये वाला पोर्शन नीचे आने के लिए काम करेगा, इधर से जो फोर्स लग रहा है ये ऊपर की ओर काम करेगा, ये पोर्शन एक्सटर्नल लोड के कारण ये ऐसी तरह से काम कर रहा है, नीचे वाला रिएक्शन इस तरह से काम कर रहा है। तो क्या होगा, ये वाला सेक्शन पे शियर होगा, इधर भी एक सेक्शन पे शियर होगा, तो उस शियर को रोकने के लिए ही एरिया यहाँ पर बढ़ा दिया जाता है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि जो ड्रॉप पैनल है फिर जो कॉलम कैपिटल दिया गया है वो पंचिंग शियर को रोक रहा है। यहाँ पर जो शियर हो रहा है, शियर फेलियर जो होगा उसी को बोलते हैं पंचिंग शियर। शियर फेलियर को रोकने के लिए ड्रॉप पैनल या फिर कॉलम कैपिटल देता है। और ये जो फ्लैट स्लैब है ये हमेशा एज अ टू वे स्लैब बिहेव करता है, टू वे स्लैब की तरह हमेशा बिहेव करता है। ठीक है, एक और पॉइंट है इसमें कि जो फ्लैट स्लैब का जो थिकनेस होता है, यहां पर जो थिकनेस होगा वो हमेशा मोर देन बीम स्लैब सिस्टम से ज्यादा होता है। बीम स्लैब सिस्टम क्या होता है, ये हम लोग टी बीम देखा था कि अगर स्लैब और बीम को मोनोलिथिकली कास्ट किया जाए, यानी कि एक साथ जब कास्टिंग किया जाए, कंक्रीटिंग किया जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं बीम स्लैब सिस्टम। तो इसमें जितना डेप्थ होता था उससे ज्यादा होगा इस फ्लैट स्लैब में। ठीक है, तो फ्लैट स्लैब से कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि जो ड्रॉप पैनल देते हैं वो किसको रोकना है, रोकने के लिए दिया जाता है, तो ये पंचिंग शियर को देता है। इसमें जो ये जो हमेशा बिहेव करता है टू वे स्लैब की तरह बिहेव करता है, इसमें जो थिकनेस होता है ज्यादा होता है बीम स्लैब सिस्टम से। और एक और चीज दिया जाता है यहाँ पर कि यहाँ पर जो क्रिटिकल सेक्शन, जो पंचिंग शियर का जो क्रिटिकल सेक्शन होता है ये D/2 होता है, D/2 होता है। यानी कि अगर ये इफेक्टिव डेप्थ D है, यहां पर जो रेनफोर्समेंट लगाइएगा तो उसका सेंटर तक इफेक्टिव डेप्थ कितना होगा, स्मॉल d। तो ये D/2 पंचिंग शियर का ये क्रिटिकल सेक्शन होता है, मतलब कि अगर फेल करेगा तो यहीं पर फेल करेगा। तो इसलिए यहां पर ज्यादा रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया जाता है। और किस तरह से रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया जाता है ये जब हम लोग पढ़ते हैं तब देखते हैं, यहाँ पर ज्यादा डीपली नहीं जाने की जरूरत है। तो ये आप याद रखें, क्रिटिकल सेक्शन जो होता है D/2 होता है, ये एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, तो इतना चीज था आपका फ्लैट स्लैब में। इसके बाद हम लोग देखेंगे कुछ कोडल प्रोविजंस। कोडल प्रोविजंस जो आपको स्लैब में बहुत जरूरी है, हम लोग उतना ही चीज देख रहे हैं जो आप लोग का जरूरत का चीज है। ठीक है, नहीं तो स्लैब बहुत वास्ट चीज है, आपको इसमें बहुत चीज डिजाइन करने के लिए पढ़ना है। तो आप लोग को जितना जरूरत है उतना ही बता रहे हैं, कम समय में आपका सिलेबस कवर करवा रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर कोडल प्रोविजंस, कुछ कोडल प्रोविजन किस कोड का, तो IS कोड कौन सा है आपका, IS कोड है 456/2000 यानी कि IS 456/2000 का कुछ कोडल्स प्रोविजन है। तो कोडल्स प्रोविजन के पहले कोडल्स प्रोविजन में हम लोग देखेंगे कि पहला चीज इसमें आप इफेक्टिव स्पैन कैसे निकालिएगा, इफेक्टिव स्पैन, ये चीज के लिए हम लोग जब टी बीम पढ़ रहे थे तो वहां पर बोलते थे कि आपको जब क्वेश्चन में इफेक्टिव स्पैन दिया हुआ रहेगा, अगर नहीं दिया हुआ है तो यहां से आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, अगर इफेक्टिव स्पैन आपको नहीं पता है तो यहां से निकालिएगा। हम लोगों ने बोला था कि अगर आपको नहीं पता है किस तरह से निकाला जाता है तो जब स्लैब का वीडियो बनाएंगे तो वहां पर देख लीजिएगा। तो यहाँ पर स्लैब का सेशन चल रहा है, इसमें हम लोग देख रहे हैं पहला चीज इफेक्टिव स्पैन किस तरह से निकालता है। जब इफेक्टिव स्पैन निकालेंगे तो किस केस में, तो पहला हम लोग चलते हैं सिंपली सपोर्टेड के केस में। केस 1 में है आपका सिंपली सपोर्टेड। तो देखिए अगर आपका स्लैब ये है, ये आपका सपोर्ट हुआ, इधर भी आपका सपोर्ट हुआ, ये आपका टेंशन रेनफोर्समेंट है, इफेक्टिव डेप्थ D है,
सपोर्ट विड्थ, इसको हम मानते हैं कि B1 है, इधर सपोर्ट विड्थ B2 मानते हैं। ये आपका जो डिस्टेंस है LC यानी क्लियर, LC यानी कि L क्लियर, इसको LC से डिनोट कीजिए। हाँ, तो इतना चीज हुआ। ये आपका सपोर्ट का सेंटर तक है, इधर भी सपोर्ट का सेंटर लाइन ये है। तो इफेक्टिव स्पैन किसको कहते हैं? तो इफेक्टिव स्पैन हम लोगों ने बोला था कि L जो इफेक्टिव होता है इक्वल टू मिनिमम ऑफ पहला LC प्लस D और LC प्लस B1/2 प्लस B2/2, यानी कि पहला नंबर में ये और दूसरा नंबर में ये, दोनों में जो मिनिमम होगा वो L इफेक्टिव कहलाएगा। ठीक है, तो दोनों में जो मिनिमम होगा तो LC प्लस D आपको निकालना होगा, LC प्लस B1/2 और LC प्लस B2/2, दोनों को कैलकुलेट कीजिएगा, जो आपका मिनिमम आएगा वही वैल्यू L इफेक्टिव कहलाएगा सिंपली सपोर्टेड के केस में। दूसरा केस देखते हैं हम लोग, कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस स्लैब या फिर बीम के केस में किस तरह से निकालते हैं? तो अगर आपका स्लैब का सेक्शन ये है, देखिए यहाँ पर विड्थ, सपोर्ट विड्थ जो है B है, इधर भी सपोर्ट विड्थ B है। ठीक है, ये है आपका इफेक्टिव डेप्थ D से टेंशन के रेनफोर्समेंट तक। इफेक्टिव डेप्थ जो दिया गया है ये स्मॉल d है। तो ये इस केस में आप कैसे निकालिएगा? ये आपका है दिया हुआ LC, L क्लियर यानी क्लियर स्पैन दिया हुआ है LC, तो आप इसको निकालिएगा। हाँ, तो कॉन्टिन्यूअस के केस में दो केस आता है। पहला केस आता है कि अगर B इज लेस देन LC/12 होगा, B का मतलब सपोर्ट विड्थ अगर L क्लियर बाई 12 से कम है, तो इसका जो L इफेक्टिव निकालेंगे, यानी कि जो L इफेक्टिव आएगा मिनिमम ऑफ, पहला केस LC प्लस D, या फिर दूसरा केस में LC प्लस B/2 प्लस B/2 में जो मिनिमम होगा, यही चीज आपका जो मिनिमम होगा, ये दोनों में जो मिनिमम होगा यही आपका L इफेक्टिव का वैल्यू देगा। अगर B इज लेस देन LC/12 होगा तो ये वैल्यू देगा। दोनों में LC प्लस D या LC प्लस B/2 प्लस B/2, दोनों में जो मिनिमम होगा वो वैल्यू आपका L इफेक्टिव देगा। अगर यही दूसरा केस में, ये केस 1 था आपका, केस 1, और केस 2 के केस में चलते हैं अगर, तो केस 2 में क्या होगा कि अगर B इज ग्रेटर देन, हाँ यहां पर केस थोड़ा समझिएगा कि अगर B इज ग्रेटर देन मिनिमम ऑफ LC/12 और 600 mm। देखिए यहां पर अगर B आपका, ये दोनों में जो मिनिमम होगा LC/12 और 600 में, जो दोनों में से जो मिनिमम है उससे अगर बड़ा आता है B, तो आपका जो L इफेक्टिव होगा वो आता है मिनिमम ऑफ LC प्लस D/2 और LC प्लस B/2, ये दोनों में जो मिनिमम होगा वो वैल्यू होगा। समझिएगा यहाँ पर पहला केस में था कि अगर B इज लेस देन LC/12, तब इसका L इफेक्टिव ये दोनों में जो मिनिमम हो रहा था वो था। लेकिन दूसरा केस में ये चीज आता है कि अगर B आपका ग्रेटर है, किससे ग्रेटर है? LC/12 या फिर 600, दोनों में जो मिनिमम होगा उससे बड़ा है अगर B,
तब आपका जो एल इफेक्टिव आएगा LC/2, LC प्लस D/2 और LC प्लस B/2 में दोनों में से जो मिनिमम होगा वो आपका एल इफेक्टिव का वैल्यू देगा। तो कंटिन्यूअस वाला में थोड़ा लोचा है, लेकिन जनरली हम लोग को कंटिन्यूअस पूछता है, लेकिन बहुत कम पूछता है, बहुत जब बुखार उखार लगे उसको तभी पूछेगा। ठीक है, तो हम लोग अगला केस देखेंगे कि सिंपली सपोर्टेड के लिए देख लिया, कैंटिलीवर के लिए देख लिया। कैंटिलीवर में 2 केस आया। अब हम देखते हैं, सॉरी, कॉन्टिन्यूअस के लिए देखे 2 केस आया और कैंटिलीवर के लिए देखेंगे। तो अभी तक हम लोग देख रहे थे कि इफेक्टिव स्पैन किस तरह से निकालते हैं। तो इफेक्टिव स्पैन के लिए हम लोग ने देखा कि सिंपली सपोर्टेड के केस में किस तरह से निकालते हैं। कॉन्टिन्यूअस केस में जब देखा तो 2 केस आया वहां पर कि अगर आपका बी यानी सपोर्ट विड्थ अगर लेस देन LC/12 है तो उसका किस तरह से निकालेंगे। अगर LC/12 और 600 mm में दोनों मिनिमम है, उससे जो अगर बी ज्यादा आता है तो उसका किस तरह से हम लोग एल इफेक्टिव निकालेंगे। अभी हम लोग देखने वाले हैं कि कैंटिलीवर के केस में एल इफेक्टिव कैसे निकलेगा। जो तीसरा आता है केस, तीसरा कहिए आपका कैंटिलीवर के केस में, तो कैंटिलीवर आपका अगर इस तरह का बीम है, यहां पर टेंशन रेनफोर्समेंट लगाया गया है, ये इफेक्टिव डेप्थ D है, ठीक है, ये आपका LC है यानी एल क्लियर है, इफेक्टिव स्पैन LC है। तो आप इसका मिनिमम कैसे निकलेगा एल इफेक्टिव। तो बहुत ही सिंपल है, एल इफेक्टिव बराबर कि LC प्लस D/2। सबसे सिंपल एल इफेक्टिव का फॉर्मूला आपका कैंटिलीवर देता है, एल इफेक्टिव बराबर LC प्लस D/2। हाँ, अगर इसमें एक और चीज आप समझिएगा कि आपको जब क्वेश्चन बनाइएगा कैंटिलीवर पे तो डायरेक्ट एल इफेक्टिव बराबर LC ले लिया जाता है, यानी कि एल क्लियर जो होगा वही एल इफेक्टिव के बराबर होगा। तो बहुत सारा बुक में इस तरह से बनाया गया है, और अगर आप चाहते हैं तो इस तरह से भी बना सकते हैं। तो ये भी सही है और ये भी सही है। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा आंसर वेरी नहीं करता है दोनों में। एल इफेक्टिव जो होता है एल क्लियर के लगभग बराबर होता है, और यहाँ पर एल इफेक्टिव जो है LC प्लस D/2 है। तो जनरली जो आपको बहुत सारा बुक में मिलेगा इस तरह से मिलेगा बनाया हुआ, तो दोनों सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। अगर कोडल प्रोविजन एग्जाम में पूछता है, कोडल प्रोविजन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट सवाल पूछता है तो आप ये बताइएगा, लेकिन ये भी अगर डिजाइन कर रहे हैं तो ये भी बनाते हैं तो ये भी सही है आपका। ठीक है, तो डिजाइन करते समय हम भी यही यूज करेंगे, बहुत सारा बुक यही यूज किया है, ज्यादा लोचा ना हो इसलिए एल क्लियर को ही एल इफेक्टिव मान लिया जाता है कैंटिलीवर के केस में। तो कोडल प्रोविजन में हमने देखा था एल इफेक्टिव कैसे निकालते हैं। दूसरा पॉइंट आता है कि एल इफेक्टिव यानी इफेक्टिव स्पैन निकालने के बाद आपका नॉमिनल कवर कितना होना चाहिए। नॉमिनल कवर कितना होना चाहिए, तो नॉमिनल कवर के लिए कोड देता है कि आप जो स्लैब में यूज कीजिएगा मिनिमम नॉमिनल कवर जो होगा मिनिमम 20 mm नॉमिनल कवर इज यूज्ड। नॉमिनल कवर कहने का मतलब आप समझ रहे हो कि नॉमिनल कवर या क्लियर कवर सेम चीज होता है। अगर आपका स्लैब का सेक्शन इस तरह से अगर साइड सेक्शन देखें, एलिवेशन देखें, अगर ये आपका टेंशन एनफोर्समेंट है तो मिनिमम नॉमिनल कवर क्या हुआ कि आपका टेंशन एनफोर्समेंट के सबसे नीचे वाला यानी बॉटम साइड से जो क्लियर जो डिस्टेंस दिख रहा है कंक्रीट का बॉटम तक, यही आपका क्लियर डिस्टेंस देता है। तो यहां से आप एल इफेक्टिव नॉमिनल कवर आप निकालेगा तो 20 mm होता है। अगर आप बार जो यूज कर रहे हैं
बार जो यूज कर रहे हैं 12 mm से कम बार यूज कर रहे हैं और माइल्ड एक्सपोजर कंडीशन के लिए यूज कर रहे हैं, माइल्ड एक्सपोजर कंडीशन के लिए जब यूज कर रहे हैं तो वो आप नॉमिनल कवर घटाकर 15 mm भी कर सकते हैं। ठीक है, माइल्ड एक्सपोजर कंडीशन हम बताए थे जब आरसीसी का जब बेसिक पढ़ा रहे थे तो कंडीशन होता था एक्सपोजर कंडीशन माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर, एक्सट्रीम। तो अगर आपका पहले वाला केस में लाई करता है कि माइल्ड एक्सपोजर कंडीशन में अगर आप बार यूज कर रहे हैं वो भी 12 mm से कम, यानी कि लेस देन 12 mm का बार यूज कर रहे हैं, तब इस नॉमिनल कवर को घटाकर 15 mm भी यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हुआ नॉमिनल कवर की बात। दो चीज देखे, एल, एक तो एल इफेक्टिव यानी इफेक्टिव स्पैन कैसे निकालते हैं, नॉमिनल कवर कितना होना चाहिए। तीसरा जो पॉइंट आता है कोडल प्रोविजन का वो होता है कि आप रेनफोर्समेंट जो यूज कीजिएगा, रेनफोर्समेंट जो यूज कीजिएगा उसका जो डाया होना चाहिए, डाया होना चाहिए रेनफोर्समेंट का, वो मिनिमम कितना होना चाहिए, ओवरऑल डेप्थ बाय 8 से ज्यादा होना चाहिए, यानी कि मिनिमम इतना होना चाहिए, इससे ज्यादा होना चाहिए। डी यानी क्या है आपका, ओवरऑल डेप्थ बाय 8, इससे आपका कम नहीं होना चाहिए, यानी कि मिनिमम आपका इतना होना ही चाहिए, इससे ज्यादा होना चाहिए। तो ये हुआ आपका रेनफोर्समेंट का। अभी हम लोग देखेंगे कि स्पेसिंग कितना रखते हैं, ये सारा चीज आपका एग्जाम में पूछ देगा। हाँ, तो देखेंगे अब हमें चौथा चीज कोडल प्रोविजन में कि आपका स्पेसिंग क्या होना चाहिए, स्पेसिंग क्या होना चाहिए। जो हम लोग बाड़ लगा रहे हैं, जो आपका जो रेनफोर्समेंट लगाइएगा यहाँ पर, जैसे आपका स्लैब का प्लान हुआ तो जो रेनफोर्समेंट लगाइएगा तो वो स्पेसिंग कितना होना चाहिए, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना होना चाहिए। तो ये सेंटर टू सेंटर जब डिस्टेंस लगाते हैं आप मेन बार का, तो मेन बार क्या है, देखिए अगर ये आपका एलवाई है, एलवाई यानी कि लॉन्गर स्पैन है, और ये जो है शॉर्टर स्पैन है यानी कि एलएक्स है, एलएक्स है, तो वन वे स्लैब के केस में है, तो जो शॉर्टर स्पैन के एलोंग जो बार लगता है, यानी कि ये वाला बार शॉर्टर स्पैन के एलोंग जो आप बार लगा रहे हैं, तो इस बार को हम लोग बोलते हैं मेन बार। शॉर्टर स्पैन के एलोंग जो बार लगता है मेन बार, किस केस में है, वन वे के केस में, याद रखिएगा ये वन वे के केस में चल रहा है। तो जो शॉर्टर स्पैन के एलोंग जो बार लगा रहे हैं, टेंशन रेनफोर्समेंट जो लगा रहे हैं, ये मेन हुआ, और जो लॉन्गर स्पैन के एलोंग जो बार लगेगा ये हुआ आपका डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट, डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट या फिर बार। ठीक है, तो जो आपका शॉर्टर स्पैन के लॉन्ग जो बार लगेगा वन वे स्लैब में वो होगा आपका मेन बार, और डिस्ट्रीब्यूशन बार आपका लॉन्गर स्पैन के लॉन्ग लगेगा। तो मेन बार का कितना स्पेसिंग होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन बार का स्पेसिंग कितना होना चाहिए। ठीक है, तो स्पेसिंग होना चाहिए आपका कि स्पेसिंग should not be greater than minimum of 3D और 300 mm, दोनों में, सॉरी आपका ये दोनों में जो मिनिमम होगा उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए स्पेसिंग। ये स्पेसिंग आपका देता है सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग, सेंटर टू सेंटर बार के जो बीच का डिस्टेंस होगा मेन रेनफोर्समेंट का, ये जो स्पेसिंग दिया गया है ये किसके लिए दिया गया है, मेन रेनफोर्समेंट के लिए। मेन रेनफोर्समेंट के लिए जो सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए, किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, 300 mm या फिर 3D से, डी है आपका इफेक्टिव डेप्थ, तो दोनों में जो मिनिमम होगा उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए स्पेसिंग, किसके लिए, मेन रेनफोर्समेंट के लिए। तो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या होना चाहिए भाई, डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट के लिए क्या होना चाहिए, तो डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट के लिए जो हम लोग स्पेसिंग यूज करेंगे ये आपका ग्रेटर नहीं होना चाहिए, यानी कि ज्यादा नहीं होना चाहिए, किससे, तो मिनिमम ऑफ 5D और 450 mm।
5D और फिर 450 mm, ये दोनों में जो मिनिमम होगा उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। किसके केस में? सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग बिटवीन डिस्ट्रीब्यूशन और एनफोर्समेंट, दोनों में जो मिनिमम होगा उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये हुआ आपका मेन बार के। ये दोनों देखिए, जितना भी हम कोडल प्रोविजन बता रहे हैं ये ज्यादा से ज्यादा आपका एसएससी एग्जाम में पूछेगा। हो सकता है आपका सेमेस्टर एग्जाम में पूछ दिया जाए, एकदम खरे खरे पूछ देगा आपसे कि स्पेसिंग कितना होता है, डाया ऑफ बार कितना यूज करते हैं मेन बार के लिए, और डिस्ट्रीब्यूशन में आपका स्पेसिंग कितना होना चाहिए मिनिमम। तो ये सारा चीज आप याद रखिएगा। ये चीज हम लोग जब डिजाइन करेंगे तो ये सारा चीज यूज करने वाले हैं, तो आपको याद हो जाएगा, तो आप लोग याद रखिएगा। और कुछ है कोडल प्रोविजन। हाँ, तो हम लोग देखेंगे कि कोडल प्रोविजन में हम लोगों ने देखा था अभी तक कि नॉमिनल कवर कैसे निकाल रहे थे और स्पेसिंग कितना दे रहे थे, मेन रेनफोर्समेंट डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट में सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग कितना देना चाहिए था। अभी हम लोग देखेंगे कि बार बेंट अप करते हैं, कितना दूर से बार बेंट अप कर दे रहे हैं। तो बेंट अप बार क्यों, मतलब बार क्यों बेंट अप किया था। जैसे आप स्लैब का सेक्शन देखिएगा, ये आपका स्लैब का कुछ सेक्शन है इस तरह से, ठीक है। ये आपका सपोर्ट हुआ, सपोर्ट हुआ, ये सपोर्ट का सेंटर है, ये भी सपोर्ट का सेंटर है। ये जो आपको बार लगाए हैं, ये बार आपका टेंशन रेनफोर्समेंट, ये आपका मेन बार हुआ। शॉर्टर स्पैन जो दिख रहा है ये आप मेन बार हम इस तरह से लगाए हैं। यहां से क्या क्या आता है कि बार को बेंड कर दिया जाए ऊपर की ओर। क्यों? क्योंकि जब आप बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जब पढ़े होंगे तो देखे होंगे कि सपोर्ट पर निगेटिव बेंडिंग मोमेंट आ जाता है, कुछ इस तरह से होता है। इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जब बनाइएगा तो कुछ इस तरह से होता था, मिड पे मैक्सिमम हो जाता था, सपोर्ट पे निगेटिव होता था। तो सपोर्ट पे आपका जो मान लीजिए इधर से लोड भी लगाते हैं तो इधर आएगा, इधर बेंट होगा, इधर ऊपर उठने लगेगा, यानी कि इधर वाला जो बेंडिंग मोमेंट होता था निगेटिव होता था। तो निगेटिव बेंडिंग मोमेंट को काउंटर एक्ट करने के लिए इसी टेंशन रेनफोर्समेंट को हम क्या कर देते हैं कि इसको बेंट करके ऊपर इस तरह से यूज करते हैं। नहीं तो क्या करना पड़ता, ऊपर हमको अलग से बार लगाना पड़ता, और नीचे इस बार का कोई जरूरत नहीं है। इस बार को अगर हम नीचे इस तरह से भी दे देते तो कोई जरूरत नहीं है उतना ज्यादा। सबसे ज्यादा जरूरत क्या है कि सपोर्ट पर निगेटिव बेंडिंग मोमेंट होता है। तो सपोर्ट पर जब निगेटिव बेंडिंग मोमेंट होता है तो जो मेन बार आपका जो लगा हुआ है टेंशन रेनफोर्समेंट में, उसी बार को आप ऊपर की ओर जब बेंड कर दीजिएगा तो यही जो बार है आपका निगेटिव बेंडिंग मोमेंट को काउंटरएक्ट करने लगेगा दोनों तरफ। तो ये कितना दूर से हम लोग करते हैं, तो ये चीज करते हैं L/7 से, L/7 यानी कि जो मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए दोनों के बीच में जो है यहाँ पर जो बेंट कर रहे हैं ये L/7 होना चाहिए, यानी कि L/7 से हम लोग इसको बेंट कर देते हैं। हाँ, तो इस तरह से हम लोग जब इसको L/7 से बेंड कर दिए तो ये वाला पोर्शन कितना होना चाहिए, ये वाला जो पोर्शन आपका जो ऊपर वाला अपर पोर्शन जो दिख रहा है ये मिनिमम आपको होना चाहिए L/10, ये मिनिमम होना चाहिए आपका L/10। कहां से? सेंटर ऑफ सपोर्ट से। ये भी L/7 लिया गया है, इस सेंटर ऑफ सपोर्ट से लिया गया है। L/7 से हम लोग बेंट अप करते हैं और कितना ऊपर रहना चाहिए भाई, कितना से? तो सेंटर ऑफ सपोर्ट से मिनिमम आपका L/10 यानी कि 0.1 L आपका होना चाहिए ये वाला पोर्शन। यानी कि ये वाला पोर्शन जो आप देख रहे हैं ये वाला पोर्शन भी आपका 0.1 L होना चाहिए। ये सब कोडल प्रोविजन है, ये आपका एसएससी के एग्जाम वगैरह में एकदम खरे खरे पूछ सकता है, ठीक है। तो ये जो बार बेंटअप करते हैं तो आप सोच रहे हो कि ये जो बार बेंटअप किया गया है तो जो टेंशन रेनफोर्समेंट में है क्या वो सारा का सारा बार बेंटअप कर दिया गया है? नहीं, अल्टरनेट बार। जैसे आप प्लान देखिए, अगर स्लैब का प्लान कुछ इस तरह का होगा। स्लैब का अगर आपको दिख रहा होगा या फिर नहीं दिख रहा है तो यहां पर देखिए, स्लैब का जो बार है, स्लैब का जो प्लान है कुछ इस तरह से होगा। तो क्या किया जाता है कि इसमें एक बार इस तरह से एकदम नीचे रहता है, यानी कि जब सब टेंशन जोन में ही रहता है। दूसरा बार जो यूज किया जाता है इसको बेंड कर दिया जाता है ऊपर की ओर,
फिर एक बार इस तरह से होता है, दूसरा बार फिर इसको बेंड कर दिया जाता है। फिर एक बार इस तरह से होता है, फिर दूसरा बार इसको बेंड कर दिया जाता है। फिर मतलब कि जितना भी बार बेंटअप होता है वो अल्टरनेट होता है, मतलब कि एक छोड़ के एक बार बेंटअप कर दिया जाता है। और ये बेंटअप किया जाता है कितना, L/7 के डिस्टेंस से। कितना, कहां से, तो सेंटर ऑफ सपोर्ट से L/7 के डिस्टेंस पर हम इसको बेंड कर देते हैं। ठीक है, तो ये चीज भी हम लोग डिजाइन में देखेंगे और ये चीज बहुत जरूरी है, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। हाँ, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि अगर एक बार ये बेंटअप किया गया है तो नीचे वाला बार टेंशन जोन में भी होगा। टेंशन जोन में मतलब कि अगर अल्टरनेट नहीं जो किया गया होगा बार, वो भी दिखेगा यहाँ पर कुछ, वो भी यहाँ पर कुछ दिखेगा। तो ये जो बार दिखेगा ये अल्टरनेट वाला बार है जो बेंटअप नहीं किया गया है। ठीक है, ये जो बार है अल्टरनेट है, एक बार बेंटअप किया गया है। तो यहाँ पर जो आप बार देख रहे हैं, जो लॉन्गर स्पैन की ओर बार लगेगा, ये वाला जो बार लगेगा अंदर से, ये सीधे जो बार लगेगा, यानी कि अगर ये बार आपका, ये आपका मेन बार इस तरह से लगा है, ये वाला बार अगर मेन लगा है तो डिस्ट्रीब्यूशन बार कुछ इस तरह से लगेगा। यहाँ पर इस तरह से जो डिस्ट्रीब्यूशन बार लगेगा, तो डिस्ट्रीब्यूशन बार का अगर हम इधर से सेक्शन देख रहे हैं, ये जो सेक्शन दिख रहा है आपको इधर से दिख रहा है, तो जो सेक्शन देख रहे हैं तो ये बार आपको कुछ इस तरह का दिखेगा। जो आपका बार है ये बार आपको इस तरह से दिखेगा। तो ये बार हुआ आपका जो ब्लू वाला दिख रहा है मार्क, ये हुआ डिस्ट्रीब्यूशन बार। डिस्ट्रीब्यूशन बार, ये जो आपको रेड कलर का जो दिख रहा है ये हुआ आपका मेन बार। मेन बार और कुछ तो खास नहीं दिख रहा है। ये जो आप बार बेंटअप कर रहे हैं ये 50% बार बेंटअप किया जाता है, यानी कि अल्टरनेट करके जब किया जाएगा तो आधा बार बेंटअप होगा, आधा बार आपका टेंशन जोन में रहेगा। और ये आपका सपोर्ट है। चलिए, तो एक बार एक बेंटअप बार्स का आप देख लिए कि क्या क्राइटेरिया है, क्यों बेंटअप किया जाता है। तो बेंटअप किया जाता है निगेटिव बेंडिंग मोमेंट को काउंटरएक्ट करने के लिए। यहाँ पर जो सपोर्ट पे जो बेंडिंग मोमेंट होता है वो नेगेटिव होता है। बार जो बेंटअप किया जाता है L/7 से बेंटअप किया जाता है, सपोर्ट के सेंटर से L/7 होना चाहिए, ये जो ऊपर वाला पोर्शन होना चाहिए L/10 होना चाहिए। अल्टरनेट करके बार बेंटअप किया जाता है, यानी कि एक बार आपका टेंशन जोन में रहेगा पूरा, एक बार जो है L/7 से बेंटअप करके ऊपर लेके चला जाता है सपोर्ट पे। ठीक है, ये जो आपको बार दिख रहा है लॉन्गर स्पैन के लॉन्ग, ये इतना ही नहीं हो सकता है, ये ज्यादा होगा तभी डिस्ट्रीब्यूशन बार लगेगा। डिस्ट्रीब्यूशन बार हमेशा लॉन्गर स्पैन के लॉन्ग लगता है, ये चीज हम पहले ही बता दिए हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन जो बार है हमेशा लॉन्गर स्पैन के लॉन्ग लगता है, और जो मेन बार है हमेशा शॉर्टर स्पैन के लॉन्ग लगता है। किसमें, वन वे स्लैब में। वन वे स्लैब में, टू वे स्लैब में आप देखिएगा कि दोनों बार मेन हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन बार भी मेन हो जाएगा और फिर जो मेन बार आपको दिख रहा है वो मेन तो रहेगा ही। ठीक है, तो वन वे स्लैब में आपका मेन बार शॉर्टर स्पैन के लॉन्ग और डिस्ट्रीब्यूशन बार लॉन्गर स्पैन की ओर लगेगा। हाँ, एक बात हम बार बार कह रहे हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन बार लगेगा, आखिर ये डिस्ट्रीब्यूशन बार क्यों लगाया जाता है। जब सब चीज हम जब डिजाइन करेंगे तो मेन बार के लिए डिजाइन करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन बार के लिए नहीं लगेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूशन बार लगाया जाता है, पहला चीज कि टेम्परेचर इफेक्ट को, जो यहाँ पर टेम्परेचर इफेक्ट को काउंटर एक्ट करने के लिए। टेम्परेचर इफेक्ट यानी कि जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो फैल जाएगा, अगर टेम्परेचर घट जाएगा तो वो श्रिंकेज होगा, तो इसको काउंटर एक्ट करने के लिए आपका डिस्ट्रीब्यूशन बार लगाया जाता है। दूसरा चीज, एक और चीज होता है, हो सकता है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन बार आपका लगता है वो आपका जैसे कॉन्सेंट्रेटेड लोड, स्लैब पर अगर कॉन्सेंट्रेटेड लोड आ रहा है तो इसको यूडीएल बनाने का काम करता है, यानी कि लोड डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता है, लोड डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता है। ये जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन बार है लोड डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता है। पहला जो टेम्परेचर इफेक्ट को रोकेगा, दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन का काम करेगा, और तीसरा काम करता है कि ये मेन बार को जो है पोजीशन प्रोवाइड करता है, यानी कि जिस पोजीशन में अगर मेन बार लगा दिया जाए तो
मेन बार को पोजीशन में रखने का काम यही डिस्ट्रीब्यूशन बार करेगा। ये डिस्ट्रीब्यूशन बार लगाया कैसे जाता है, ये लॉन्गर स्पैन के लॉन्ग लगाया जाता है, ठीक है। तो ये हुआ आपका कोडल प्रोविजन जो हुआ, मेन चीज आपका ये था। इसके बाद हम लोग जो कल के वीडियो में देखेंगे वो होगा आपका डिजाइन स्टेप देखेंगे, वन वे स्लैब का डिजाइन स्टेप देखेंगे और उस पर एक न्यूमेरिकल बेस्ड देखेंगे, ठीक है। उस न्यूमेरिकल के थ्रू हम लोग ये समझ लेंगे किस तरह से उसका डिस्ट्रीब्यूशन, किस तरह से बार लगाते हैं, उसमें बार का डिटेलिंग किस तरह से करते हैं और फिर उसमें कौन कौन सा स्टेप फॉलो करते हैं। फिर इसी तरह से कैंटिलीवर का देख लेंगे, फिर टू वे स्लैब का देख लेंगे। और आप लोग सिलेबस को लेकर इतना पैनिक मत हुई कि हाँ सर हमारा सिलेबस कवर नहीं हो रहा। हम ज्यादा से ज्यादा वीडियो प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो अगर नेट भी स्लो है, बहुत प्रॉब्लम है, नेट के कारण आपका वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहा है। तो चलिए ठीक है, इतना हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।